नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है और बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने एक साथ बैठकर इसका ऐलान भी कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस कहीं नजर नहीं आए, उनका नाम भी कहीं नहीं लिया गया। एलजेपी को 5 सीटें दी गई, यानी कि चिराग पासवान गुट को 5 सीटें दी गई। क्या पशुपति पारस चिराग के साथ जाकर, जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि चिराग की तरफ से उनको एक सीट का न्योता दिया गया, उस पर जाकर वो चुनाव लड़ेंगे या कोई और रास्ता लेंगे? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले की अगर बात करें तो चिराग पशुपति पारस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे सीट बंटवारे से पहले कोई चर्चा नहीं की गई। आखिर ये पूरी कहानी क्या है? अंदर खाने बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या बीजेपी ने पशुपति पारस से पल्ला झाड़ लिया है और चिराग पासवान ने चाचा की तमाम कोशिशों को फेल कर दिया है? इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। क्या अपडेट है? पशुपति पारस से क्या बीजेपी ने हाथ छुड़ा लिया है अपना? देखिए, वो एक जिद जिसको कहते हैं ना, जिद के चक्कर में थोड़ा सा फंस गए। उनको जिद जो ठाननी थी ठान के चल रहे थे, ठीक है। एक जो फोरम जिसको कहता है ना कि फोरम पे रखते तो वो बात चलती भी। लेकिन उन्होंने जो परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, वो एक गलत मैसेज, उनके लिए बहुत अंतिम घातक मैसेज वही गया। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे कि जो भी होगा घोषणा होगी, लेकिन जो पशुपति पारस जो है उन्होंने धैर्य खो दिया एक तरह से। और अब जो जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विनोद तावड़े ने, जो तो उन्होंने साफ कहा कि वो जनशक्ति पार्टी को 5 सीट। इसका मतलब भाजपा अपनी तरफ से क्लियर एक मैसेज देना चाह रही है कि उसने जिस तरह 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें दी थी, इस बार उसने 2 नए घटक जुड़ने के कारण इनको 5 सीटें दी हैं। मतलब 17 सीटें जदयू भाजपा ने जीती थी, 17 सीटें भाजपा रख रही थी, पहले क्लियर था। जदयू ने 16 सीटें जीती थी, 16 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16 ही रह गया। बाकी जो बच रहे थे सीट, उसमें 5 और 1 का फार्मूला लगभग चल रहा था कि चलिए चलेगा। चिराग अगर पशुपति पारस आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, चिराग पासवान हाजीपुर से जीत पे थे कि हाजीपुर से लड़ेंगे, वो भी पशुपति पारस भी। लेकिन एक जो बात आ रही है कि जो पशुपति पारस उधर से भी संपर्क में हैं, तो अगर संपर्क में हैं और वो नहीं माने, क्योंकि परिवार की लड़ाई, ये परिवार के बाहर की लड़ाई नहीं है, इसमें कोई बड़ी क्रांति नहीं थी कि ऐसा कुछ चिराग पासवान और पशुपति पारस में कुछ बाहर खूनी वारदात हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। बस परिवार की जो झंझट है, जो रामविलास पासवान के निधन के बाद जो अ, मतलब उनके विरासत को संभालने की जो बात थी, उसी पर झंझट शुरू हुआ था। और अब अगर दोनों मिल जाए तो बेहतर है, चिराग पासवान के लिए भी और इसके लिए भी, इस पशुपति पारस के लिए भी, क्योंकि दोनों की लड़ाई का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, ये निश्चित है। एकदम परिस्थितियां बन गई हैं ऐसी। अब थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे कि हाजीपुर सीट पे होना क्या है, अब सोच के देखिए कि अगर पशुपति पारस लड़ते हैं वहां से हाजीपुर में इनके खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ, तो पूरी तरह से जो राघवपुर और उसके आसपास का एरिया है वो मतलब लालू परिवार का ही क्षेत्र है, यादव बहुल क्षेत्र है। उसके अलावा रोहिणी आचार्य बगल से लड़ेंगी, उनका भी प्रभाव कुछ न कुछ होगा ही, मतलब उनके जो प्रचार होगा उसका प्रभाव होगा। उसके अलावा 2020 में जो नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान ने किया था, कहीं अगर उसका इम्पैक्ट, मतलब जदयू ने उसका असर डाल दिया इस हाजीपुर सीट पे, तो चिराग पासवान के साथ क्या होगा? मतलब बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है जहां तक हाजीपुर का सवाल है। मतलब आपकी बात सुनकर लग रहा है कि पनघट की जो डगर है वो किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। दोनों की घरेलू जो लड़ाई है वो बहुत रोचक ढंग में आ गई, स्थिति में आ गई। हमारे लिए तो चलिए खबर है, लेकिन उनके लिए संकट का होगा जिनके जिनके घर की ये बात लेकिन एक बात मैं यहां पर आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे ये जो बंटवारा हुआ सीटों का और जो मैसेजिंग हो रही है, जाहिर सी बात है बिना बीजेपी की मर्जी के मैसेजिंग एनडीए में तो हो नहीं रही है। बीजेपी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पशुपति पारस क्या इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी हैं? नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ कहां से रहा है कि वो बीजेपी जिसके साथ वो सरकार में रहे, मंत्री रहे, उसको ही चुनौती दे रहे हैं? खबरें तो ये भी हैं अब कि वो मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देंगे। नहीं, निश्चित अगर वो इंडिया गठबंधन, तो देखिए इंडिया गठबंधन जैसी कोई बात बिहार में, चूंकि विपक्षी गठबंधन है, लेकिन इंडिया वाली बात यहाँ पे नहीं आ पाई है। इसलिए हम महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, महागठबंधन ही यहाँ पे प्रभावी है।
इंडिया का प्रभाव ऐसा नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में जैसे आप यहाँ पे था, वो सब बातें अलग हैं। इसमें जो अगर उनका सीधा सीधा रास्ता है कि अगर वो लालू यादव के साथ जाते हैं, देखिए उस समय चिराग पासवान के साथ झंझट हुआ, भाजपा के साथ ये रह गए। चिराग पासवान भाजपा के साथ थे, मतलब दिल से थे, बाहर से नहीं थे, मतलब बाहरी तौर पे नहीं थे। कुल मिला के ये परिस्थिति अब जो है, इसमें वो अगर उनके साथ हैं, बात सही है कि उनके संपर्क में है। महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा इसी कारण ही नहीं किया था कि उसकी नजर थी कि भाई वहां से जो छिटक के आएगा उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम बांट लेंगे तो फिर कोई किसी के खाते का जाएगा कि भाई इसने आरजेडी के साथ अलायंस किया तो इसको आरजेडी वाला लाएगा, कांग्रेस का साथ गया तो निश्चित रूप से आरजेडी वाले लाएंगे, तो आरजेडी को अपनी सीटों में से इसको बांट के देना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस कांग्रेस तो अपनी सीट देगी नहीं, तो आरजेडी को बांट के देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहानी यही थी, इसलिए इंतजार हो रहा था उधर कि यहाँ से कुछ छिटक के निकल जाए। जैसे इनका एक था कि भाई रहेंगे या नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो एक तो ये है मुकेश सहनी भी एक कैंडिडेट है, मुकेश सहनी भी इंतजार कर रहे थे कि इधर से कुछ मिल जाए, इधर नहीं मिला तो उधर से मिल जाए। अब वो दोनों ही एक तरह से महागठबंधन के रडार पे हैं और निश्चित तौर पे ऑफर मिला हुआ है उनके पास, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि ऑफर मिला हुआ है, क्योंकि ओपन ऑफर है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारे साथ आएगा उस सबका स्वागत है। खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, वामपंथी भी स्वागत कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के स्वागत ही है। इसलिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उधर से कोई ऑफर नहीं है या मतलब चिराग के सामने अगर पशुपति पारस ठीक है, एक अभी जो तैयारी है चिराग पासवान की बिहार के लेवल पे वो दूसरे लेवल की तैयारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पशुपति पारस हाजीपुर में जाके अभी की परिस्थिति में अगर ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने लड़ेंगे तो मुसीबत जरूर रहेगी, मतलब आसान नहीं होगा। नहीं, मुसीबत जरूर हो जाएगी, आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा अवलोकन कर लें, एक तरफ पशुपति पारस होंगे जो अकेले होंगे या महागठबंधन के हिस्से में होंगे या उनके साथ होंगे या अकेले भी जा सकते हैं, चलिए अगर वो जिद पर ही अड़े हैं जिस तरह से हम आप चर्चा कर रहे हैं और जो खबरें चलती रही। दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे, पिता की विरासत, वो एक डायरेक्ट जो जुड़ाव है वो एक अलग होगा। दूसरा, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और बीजेपी जितना कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार की बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जब चिराग पासवान वहां पहुंचेंगे उसका इंपैक्ट भी अलग होगा। वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान चर्चाओं को देखते हुए परिणाम क्या होंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जो अभी हालात है उसको देखकर मैं ये बात कह रहा हूं। तो उसमें क्या चिराग पासवान मजबूत नहीं दिख रहे हैं? देखिए चिराग पासवान, हाजीपुर सीट थोड़ी दूसरी तरह की सीट है। हाजीपुर की जो बनावट है वो मतलब पूरे लोकसभा सीट की बनावट थोड़ी ऐसी है कि वहां पे यादव भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और राजद ऐसा नहीं कि वहां पे कमजोर है या कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि वहां पर खुद दिवंगत जो है रामविलास पासवान वो भी वहां पे हार चुके हैं। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड मत से जीते हैं तो वहां हार भी चुके हैं। मतलब परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती हैं कि वो आराम से निकलने वाली सीट है किसी के लिए भी। ठीक है, जब उन्होंने काम किया अच्छा, जब वो केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने जो काम किया उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत समय तक रहा। लेकिन अब जो चिराग पासवान उनकी छवि के हिसाब से जो भी लेके चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी अपनी जगह पर है। लेकिन जो एक हिस्सा है ना वोट का, एक हिस्सा जो कहते हैं जिसको एकदम कटा हुआ हिस्सा है, आप जो आम आबादी जिसको कहते हैं उससे कटा हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें राजद का प्रभाव ठीक ठाक है। मतलब जिसको बहुत बहुत सारे नेताओं के बारे में लोग जानता नहीं, जनरल नॉलेज नहीं है वहां पर बहुत सारे नेताओं के बारे में। ऐसा भी हिस्सा आज भी बिहार में है जो पीपा पुल होके जाता है या मतलब अलग तरह का जीवन जीता है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बहुत आसान तो नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से राजद इनको बुला रहा है और राजद की जो प्लानिंग हो सकती है पशुपति पारस को लेके, सिर्फ इसी बात की प्लानिंग होगी कि एक सीट तो कंफर्म कर लें किसी तरह, हाँ, इसलिए वो ताकत यहाँ जरूर लगाएगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जितनी आसान दिखाई जा रही है तस्वीर उतना आसान है नहीं। जिस तरीके से जितेंद्र कह रहे हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और अगर हाजीपुर पर भी चिराग पासवान पहुंचते हैं तो क्या समीकरण है वो भी जितेंद्र ने बताया है। लेकिन फिलहाल ये जरूर लगता हुआ दिख रहा है कि झटका लग चुका है पशुपति पारस को एनडीए से। अब अगर वो भतीजे के साथ कुछ पैचअप कर लें, पारिवारिक पैचअप हो जाए तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती है। बहुत धन्यवाद जितेंद्र ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो पूरा बिहार में एनडीए में खास करके एलजेपी को लेकर जो खींचतान चल रही थी उस पर जो अंदर की तमाम बातें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
और लगातार हर देश और दुनिया के हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े अपडेट के लिए आप amarujala.com पर जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।